हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, 5वां चैप्टर, ठीक है, वंशागत यौन विविधताएं, मंडलीय वंशागत, उसका अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो 4th पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये अच्छा 12 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि दोनों के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मेंडल के आप लोग जानते हैं, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो मेंडल का वो नियम नहीं था, मेंडल का प्रयोग था। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसको एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग मेंडल के नियम के रूप में जानते हैं। क्योंकि मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक पादरी थे, तो उन्होंने कुछ प्रयोग किया था। ठीक है, कुछ अपना प्रयोग किया था, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। उसी प्रयोग से कुछ नियम निकल के आए, ठीक है, जिसे हम मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 3 नियम है प्रमुखता, मेंडल के 3 नियम हैं। एक है प्रभाविता का नियम, जो यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम हैं मेंडल के, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल पहला नियम देखने वाले हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंसी बोलते हैं इसको, या इसको एक और नाम देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का प्रथम नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहला नियम क्या है इसका, मेंडल का? प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ इसके बारे में लिख दिया है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यह नियम मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग पर आधारित है। यानी जो मेंडल ने एक संकर क्रॉस का जो प्रयोग दिया था, जो आपको हम इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में उसके बारे में बता चुके हैं, उसको पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो उस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यह नियम मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग पर आधारित है। ये नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ब्रैकेट में हमने शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना लिख दिया है, क्योंकि मेंडल ने जब एक संकर क्रॉस का प्रयोग किया था तो उसमें एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक शुद्ध बौना पौधा लिया था। तो ये चीज़ लिखा गया कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ब्रैकेट में शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लक्षण हैं, वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, तथा जो नहीं दिखाई देते हैं, यानी ऐसे लक्षण जो नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही है प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो इस नियम को अगर हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है, तो मेंडल का जो एक संकर क्रॉस का प्रयोग था उसको एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो मेंडल के प्रथम नियम और मेंडल के एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे। तो देखिए, एक संकर क्रॉस के प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक कैपिटल टी युग्मक वाला, या कह सकते हैं हम लोग क्या नाम है, कारक वाला, जीन वाला पौधा लिया जो लंबा था, और दूसरा पौधा लिया इन्होंने स्मॉल टी, यानी ये बौना पौधा था। अब एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा, तो जाहिर सी बात है इनका क्या होगा, परपरागण होगा। तो परपरागण इनका जब करवाया इन पौधों का, तो उन्होंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त हुए। यानी कैपिटल टी ये लंबा पौधा था और ये भी क्या था, लंबा पौधा था। अर्थात कहने का मतलब ये है, भले ही बौने पौधे के साथ इन्होंने संकरण करवाया, ठीक है, लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ संकरण करवाया, लेकिन पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे दिखाई दिए वो सभी लंबे दिखाई दिए। मतलब ये है कि लंबेपन का जो गुण है वो बौनेपन पर प्रभावी है। इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात ये नियम एक बार फिर से देखिए कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण ब्रैकेट में शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये तो है मेंडल का प्रथम नियम। इसको हम लोग
एक संकर क्रॉस प्रयोग के आधार पर जो है समझ सकते हैं। आप लोग इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जो है मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग का जो डायग्राम था उसको जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है आप लोगों का मेंडल के दूसरे नियम में जो है हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम। ठीक है, या इसको एक और नाम से जाना जाता है युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में पृथक्करण के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और युग्मक की शुद्धता के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अब देखिए इसको दो नाम देने का कुछ रीज़न है। अभी जो हम जो भाषा लिखा हुआ है यहाँ पर उसको हम आपको समझा दे रहे हैं, इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों इसे पृथक्करण का नियम या क्यों इसे जो है युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो देखिएगा इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी यानी हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं हम लोग। विषम युग्मनजी मतलब जैसे एक कोई कैपिटल टी हो जीन और एक कोई जीन जो है स्मॉल टी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी बोलेंगे यानी हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि F1 पीढ़ी में जब क्या नाम है एक संकर क्रॉस हम लोग कराए थे तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी थे, मतलब दोनों हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, अब दोनों पौधों में हम लोग स्वपरागण करा सकते हैं क्योंकि दोनों जो है एक ही पौधे पर रहे होंगे, अलग अलग पौधे तो है नहीं। ठीक है, या अलग अलग प्रकार के जीन तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करा सकते हैं, स्वपरागण करा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। तो जो F2 पीढ़ी होती है उनके सदस्यों में जो विपरीत लक्षण होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एक संकर क्रॉस में जब हमने क्रॉस करवाया था तो F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी में करवाया था। F2 पीढ़ी में हमने स्वपरागण कराया होगा तो स्वपरागण में जो अनुपात आया होगा वो आया होगा 1:2:1। मतलब ये हुआ कि एक शुद्ध लंबा पौधा और दो सामान्य लंबे और एक जो है शुद्ध बौना पौधा आया था। मतलब परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, यानी जो विपरीत लक्षण होते हैं एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। फिर अगले पॉइंट से लिखा हुआ है कि F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। यानी F1 पीढ़ी में अगर देखा जाए तो जो लंबापन वाले लक्षण थे और बौनेपन वाले लक्षण थे वो साथ साथ रहते थे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में था। फिर भी इन लक्षणों का आपस में मिक्सचर नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है। और युग्मक निर्माण के समय यानी जब युग्मक का निर्माण करना होता है तो ये लक्षण पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी जब युग्मक का निर्माण होना होता है तो स्मॉल टी एकदम अलग हो जाता है, कैपिटल टी एकदम अलग हो जाता है। भले ही दो पौधे ऐसे थे जिनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में स्मॉल टी एक अलग हो गया और कैपिटल टी एक अलग हो गया। मतलब ये हुआ कि जो लक्षण होते हैं स्वयं में प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है, और युग्मक निर्माण के समय वो जो है युग्मक निर्माण के समय वो लक्षण क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस नियम में हम लोग एग्जाम्पल डालना चाहें या एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप जो मेंडल का एक संकर क्रॉस का प्रयोग था उसका जो है F2 जनरेशन वाला दिखा दीजिए। ठीक है, यानी जब हमने जो है F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया था वहाँ से आप जो है दिखा दीजिए। वहाँ से जो है यानी F1 पीढ़ी से नीचे का जो पोर्शन है वो इसी नियम की व्याख्या करता है, पृथक्करण के नियम की व्याख्या करता है। तो वहाँ से आप दिखा सकते हैं इस नियम को। ठीक है, अब जो मेंडल का तीसरा नियम था वो नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये जो नियम है वो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को देखा जाए तो इस नियम के अनुसार देखा जाए तो इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों, जिसको मेंडल ने कारक कहा था, हम लोग जीन भी कह सकते हैं, जीन युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागत जो है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, ये इनका नियम है, तीसरा नियम जो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रकार के संकरण में जब दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए
जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो कारक होते हैं युग्मों के लिए, युग्म मतलब जोड़ी के लिए, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो इनका अगर नियम समझना है तो हम लोग जो है द्विसंकर क्रॉस प्रयोग को देखें तो मेंडल का जो द्विसंकर क्रॉस प्रयोग था, प्रयोग में जो F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे थे, आप लोग जानते हैं कि हमने जो है जब द्विसंकर क्रॉस करवाया होगा मेंडल का, ठीक है, इसका भी जो है लिंक जो है डाल दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी द्विसंकर क्रॉस को समझने में। तो द्विसंकर क्रॉस में जो है आपने देखा था कि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे थे सभी क्या थे, गोल व पीले बीज वाले थे। ठीक है, गोल व पीले बीज वाले थे तथा इस संतानीय पीढ़ी यानी जो गोल व पीला यानी F1 पीढ़ी में आया था उसका जब हमने स्वपरागण कराया था तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए थे। F2 पीढ़ी में जो है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए थे। गोल व पीला जो है वो 9 पौधा, गोल व पीले बीज वाला जो है 9 पौधा, उसके बाद जो है गोल व हरे बीज वाला जो है 3 पौधा, उसके बाद झुर्रीदार व पीला वाला जो है 3 पौधा 3 बीज, और जो है झुर्रीदार व हरा वाला जो है 1 बीज उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के जो हैं बीज उत्पन्न हुए थे, बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए थे। कौन कौन से, गोल व पीला, ठीक है, गोल व पीला, उसके बाद गोल व हरा, उसके बाद जो है क्या नाम है, झुर्रीदार व पीला तथा झुर्रीदार व हरा। गोल व पीला कितना था, 9 था, गोल व हरा कितना था, 3 था, झुर्रीदार व पीला कितना था, 3 था, और झुर्रीदार व हरा कितना था, ये 1 था। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या नाम है 16 पौधे उत्पन्न हुए थे जिनमें 9:3:3:1 का अनुपात था। ठीक है, अब देखिए जो F2 पीढ़ी था, जो F2 जनरेशन था, उनकी संतानों में दोनों लक्षण जैसे गोल व पीला और कौन सा था, झुर्रीदार व हरा, वो एक दूसरे से पृथक थे। ठीक है, यानी उनका जो चयन था वो पृथक यानी स्वतंत्र रूप से हुआ था, अर्थात क्या नाम है इनकी वंशागति में यही लिखा गया है कि एक लक्षण की लिखा गया है कि एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। तो जो गोल व पीला था वो झुर्रीदार व हरे को प्रभावित नहीं कर रहा था, इस कारण हमें जो है द्वितीय संतानीय पीढ़ी में अंत में झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व पीला भी, और गोल व हरा व गोल व पीला चारों लक्षण जो है साथ साथ दिखाई दिए थे। ठीक है, मतलब एक लक्षण की वंशागत जो है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती, इनका जो चयन है वो स्वतंत्र रूप से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल का तीसरा नियम यानी स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक है, इसके नीचे जो है चारों प्रकार के बीज लिख सकते हैं। कौन कौन सा बीज जो अभी हमने बताया आपको, ठीक है, गोल व पीला कितना 9, उसके बाद जो है गोल व हरा कितना 3, उसके बाद क्या है झुर्रीदार व पीला 3, उसके बाद झुर्रीदार व हरा 1, इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस प्रयोग में जो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जो दोनों लक्षण थे झुर्रीदार व हरा तथा गोल व पीला, वो एक दूसरे को जो है क्या नाम है एक दूसरे के लक्षण को जो है उनकी वंशागत को जो है प्रभावित नहीं करते हैं, इस कारण जो है ये लक्षण स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो है ये टॉपिक ख़त्म हुआ, यानी मेंडल के हमने जो है तीनों नियम पढ़ लिए। आप लोगों को ये तीनों नियम किस प्रकार से समझ में आए, कैसी लगी आज की वीडियो, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।